Namaste bachcho. Today we are going to talk about endoplasmic reticulum. Our topic for today, endoplasmic reticulum, is one of the most important topic in the chapter of cell, the unit of life. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमको कहाँ मिलेगा बेटा? तो समझो फॉर एग्जांपल तुमने अपने दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला. सर मेरा दोस्त देगा नहीं, बहुत सेल्फिश है. ले लेने का जबरदस्ती, बोलने का दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा. ओके, अपने बॉडी से सेल निकालने का नहीं, अपने को एग्जाम देना है, अपने को लाइफ में आगे बढ़ना रहता है, ध्यान देने का. ओके, सो तुमने तुम्हारे दोस्त के बॉडी से एक सेल निकाला. ओके, ये सेल के सेंटर में कौन बैठा है? बॉस. हु इज द बॉस? न्यूक्लियस. अब होता यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, और एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म के अंदर ना एक नेटवर्क है. ओके, जो कि अब देख ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन से चालू होके ये नेटवर्क न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आता है बेटा. अब एक सेल को ऊपर से देखेगा ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिखता है. अब उसी का अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें हम लोग, ओके, समझो ये आधा कटा हुआ न्यूक्लियस है बेटा. ओके, राइट. अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देखो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स है. ओके, और समझो अगर हम लोग सेल का बाउंड्री बनाते इधर सेल मेम्ब्रेन, सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होके सेल मेम्ब्रेन तक खत्म होता है बेटा. ओके, so endoplasmic reticulum is a network like structure which starts from the nuclear membrane and it is ending on the cell membrane. अब इस डायग्राम में क्या क्या नेमिंग है वो देखो. ये आधा कटा हुआ न्यूक्लियस है बेटा, तो इसका नेमिंग करते हैं पहले. दिस इज द न्यूक्लियस. अच्छा, नेक्स्ट, फिर न्यूक्लियस का जो एनवलप है, ओके, राइट, और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर कवरिंग, उसका नेमिंग कर देते बेटा. So this is a nuclear envelope. Okay. अब यहां जो छोटा छोटा खड्डा है ना, that is called as nuclear pore. पोर का मतलब ओपनिंग. सो न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के ऊपर जो छोटा छोटा खड्डा है ना, that is called as nuclear pore. ओके, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना 2 टाइप का बेटा. ये वाला जो पूरा नेटवर्क है ना, ओके, इसके ऊपर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स चिपके होते हैं बेटा. इन सब पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे राइबोसोम्स. दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ अ सेल. ओके, सेल के अंदर जो भी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है ना, वो राइबोसोम करता है. ये भूलना नहीं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग. भूल गया ना तो देख फिर तू श्राप लगेगा तेरे को, अवस्थी सर का. ऑलराइट, नेक्स्ट, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के हिसाब से 2 टाइप के हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पे मैं एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रॉ कर रहा हूं सिंपल स्ट्रक्चर के हिसाब से. इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैंने गोल गोल राइबोसोम्स ड्रॉ किए बेटा. ओके, तो इसको जब मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूं ना तो ये रफ दिखता है. इसीलिए ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. This is called as rough endoplasmic reticulum. ऑलराइट, अब इसको देखो, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमने कोई राइबोसोम्स ड्रॉ नहीं किया बेटा. यानी ये वाले जो नेटवर्क है इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसको एकदम अच्छे से समझ लो.
ओके चाहिए तो थोड़ा इजी स्टाइल में चलते हैं. लुक एट दीज टू पीपल. इसको ना बहुत सारा पिंपल आया, चिकन पॉक्स आया, स्मॉल पॉक्स आया. इसने फेयर एंड लवली कोई ब्यूटी क्रीम नहीं लगाया और ये देखो खूबसूरत त्वचा, ब्यूटीफुल. अब बताओ ये दोनों में से कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कौन सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? इजी पकड़ने का. जिसको बहुत सारा पिंपल आया, ओके राइट, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तुमको छोटा छोटा बहुत सारा राइबोसोम्स दिखेगा. एग्जाम में पिंपल इंपल लिखना नहीं, बहुत मारूंगा, श्राप दे दूंगा, पहले बता रहा हूं. ओके तो जिसपे देखो छोटा छोटा बहुत सारा राइबोसोम दिखेगा उसको बोलने का रर, और जिसपे राइबोसोम नहीं दिखेगा उसको बोलने का सर. सर रर. ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एकदम सिंपल सा टॉपिक है बेटा. अब इस हिसाब से ना इसका डिटेलिंग चालू करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहली बात ये याद रखो, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. एक्सेप्ट ओवा and RBC. Ova is also called as ovum. It is also called as a female reproductive cell. जैसे एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को ओवम बोलते हैं. आरबीसी इज रेड ब्लड सेल. ओके ओवम और आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है. ये ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू में आया तो अगर तूने गलत किया श्राप दे देगा बाबा अवस्थी, पहले बता देता. बाय द वे आई एम नॉट अ बाबा, आई एम अ टीचर, बायोलॉजी टीचर, आई एम अ डॉक्टर. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, तुम लोग देखो इसके पास ऐसे बहुत सारे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है. यानी बेसिकली कैसा दिख रहा है? ये ऐसा दिख रहा है ना, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो दूसरे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर को कनेक्टेड है, राइट. तो देखो ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा. तो ऐसे छोटे छोटे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे टिब्यूल्स. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसिस्टिंग ऑफ टिब्यूल्स और sacs. Okay, and these tubules or sacs are called as a cisternae. ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो देख सकते हैं हम लोग ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है. इसी को अलग भाषा में डिस्क्राइब करने के लिए तुम इसको सैक्स भी बोल सकते हो. सैक्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर और थैले की तरह स्ट्रक्चर. सो दीज आर नंबर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इंटरकनेक्टेड सो एज टू फॉर्म नेटवर्क. और ये सबको सिस्टर नहीं बोलने का, यानी ये पूरा एक सिस्टर नहीं है बेटा, ये दूसरा सिस्टर नहीं, तीसरा सिस्टर नहीं. एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना उसको सिस्टर नहीं बोलने का. नहीं समझता है ना तो दूसरी भाषा में सिस्टरने का मतलब होता है डिफ्लेटेड बलून. सर डिफ्लेटेड बलून, इतना हाईफाई इंग्लिश बोलेगा तो कैसा चलेगा? अच्छा डिफ्लेटेड बलून यानी फुस बलून, फुस जिसमें हवा नहीं होता है. अब जिस बलून में हवा नहीं होएगा वो ऐसे रहेगा ना बेटा. ये देख, ये एक फुस बलून है, ये दूसरा फुस बलून, ये तीसरा फुस बलून, और ये सब फुस 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 लोग आपस में कनेक्टेड है ना. और एग्जाम में अगर तू फुसफुसाया और ये सब लैंग्वेज लिखा तो बहुत मारेगा, श्राप दे देगा, पहले बता रहा. एग्जाम में लिखने का इट इज कंसिस्ट हाई-फाई इंग्लिश में, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स. ओके बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सैक्स. These tubules or sacs are interconnected, they are connected with each other, and these tubules or sacs like structures are called as cisternae. पूरा ऐसे लिखने जाएगा ना तो मस्त पेज भर जाता है, एग्जाम में मजा आ जाता है, टीचर खुश हो जाता है और बाकी सब लोग खुश हो जाता है. खुश मतलब डिफ्लेटेड बलून, और डिफ्लेटेड बलून यानी सिस्टरने, यानी बाकी सब लोग सिस्टरने हो जाता है, खुश हो जाता है. रिमेंबर. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नेक्स्ट बात हम लोग ये याद रखेंगे, इट फॉर्म्स more than 50% of the total membrane. It forms more than 50% of the total membrane of eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ओके, सेल के कोने कोने में जो सेल मेम्ब्रेन है वो
अंदर जो ऑर्गेनल्स है, बाकी के जो ऑर्गेनल्स है उनका खुद का जो मेम्ब्रेन है, खुद का जो कवरिंग है वो, यानी सारे मेम्ब्रेन का मोर देन 50% कौन बना रहा है? ये मेम्ब्रेन कौन बना रहा है? मैं नहीं बना रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ध्यान दो बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, ये प्रोटीन्स और फैट्स का बना रहता है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है, पिंपल है, पिंपल पे मत ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, राइबोसोम है, राइबोसोम से प्रोटीन फैक्ट्रीज, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोला मैंने? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जाम में मत लिखना, सांप नहीं है तो इंसान है बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स बनाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ओके, ये प्रोटीन्स और फैट्स के ही बने रहता है। तो आधे से ज्यादा मेम्ब्रेन जो भी सेल के पास है, सेल ऑर्गेनल के पास है, उसको किसने बनाया है? उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से मेम्ब्रेन को कौन से मेम्ब्रेन के साथ जोड़ता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इस न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को, ये दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अरे ये दिख रहा है, हाँ बोलना। अच्छा, तू कैमरा के उस तरफ है, तू बोल नहीं सकता, सॉरी। मन में बोलना, मैं समझ जाएगा, मन ही मन में बात करते रहो। ओके, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। तो लिख देते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ER। तू जब डॉक्टर बन जाएगा ना, तो डॉक्टरी लाइफ में ER मतलब इमरजेंसी रूम, अभी स्कूल कॉलेज लाइफ में ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER कनेक्ट्स सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स है, और ये बचा कुचा जेली लाइक मटेरियल। सर आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं क्या? म्यूजिक कंपोज नहीं कर रहा है, बायोलॉजी सिखा रहा है, ध्यान दे। बचा कुचा जेली लाइक मटेरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर से निकाल दिया ना, तो सेल के अंदर आधे से ज्यादा हिस्सा अभी साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म कैसा एकदम सॉफ्ट होता है बेटा, तो उसकी वजह से सेल पिचक जाएगा। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल को अंदरूनी सपोर्ट मिलता है। यानी इस कमरे की बात कर ले, इस कमरे में अगर पिलर्स नहीं होते तो ऊपर की जो छत है सेल मेम्ब्रेन और नीचे का जो फ्लोर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोलैप्स हो जाता ना, यानी गिर जाता ना पूरा कमरा, ये पूरा बिल्डिंग, ये घर, ये पूरा गिर जाता, दफन हो जाता अवस्थी सर। पर ऐसा होएगा नहीं बेटा, क्यों? देयर आर पिलर्स, और पिलर्स क्या है? इंटरनल सपोर्ट दे रहे ना। वैसे ही तू सोच, अगर ये पूरा का पूरा कमरा एक सेल है, ओके, ये ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन और ये जो फ्लोर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चालू हो रहा है, ये टिब्यूल्स है, सिस्टर है। सर आप डांस कर रहे हैं, डांस नहीं कर रहे, बायो सिखा रहे, ध्यान दे। ओके, सो ये क्या कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है और ये अंदरूनी सपोर्ट दे रहा है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उपाधि दी गई है, उसको टाइटल दिया है। जैसे हम कैसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यू गेट दैट पॉइंट? वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टाइटल दिया है, इट इज इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इट इज इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलने का नहीं तो श्राप दे दूंगा। इंट्रासेल्युलर, इंट्रा यानी अंदर, सेल के अंदर रह के उसको सपोर्ट दे रहा है। एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सेल को अंदरूनी सपोर्ट देता है। इंट्रासेल्युलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नींद से भी उठा के पूछा ना तो बोलने का इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये भी बोलने का कि कौन सिखाया? अवस्थी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है। सो अर्र के दो टाइप, फर्स्ट रर, दूसरा सर। सर नहीं, SER और RER। ये क्या क्या गलत भाषा में बात कर रहा है बेटा, ध्यान दो। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देयर आर टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों नजर आता है? बिकॉज उसके ऊपर क्या है?
बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों नजर आता है? बिकॉज यहां पर राइबोसोम्स आर एब्सेंट। राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ अ सेल। इसलिए आरईआर क्या करता है? आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन बेटा। और एसईआर का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड यानी फैट्स, फैट्स यानी लिपिड। हाँ, फैट्स यानी चर्बी। चर्बी बैड हिंदी लैंग्वेज। हम दोस्त में बोलते हैं ना, ये चर्बी मत कर, ये लिपिड्स मत कर, हाई फाई बायोलॉजी लैंग्वेज। ओके, सो लिपिड्स सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ एसईआर। हाँ, ऑलराइट। अब आरईआर तुमको ज्यादातर कहां पर मिलेगा? आरईआर तुमको यूजुअली पैनक्रियाज के सेल के अंदर मिलेगा। सो इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक सेल्स। सर पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ये टॉपिक फाड़ देंगे, मुहावरा है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, सो पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर होता है। और पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करता है? उसका काम है इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगे और उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज। ओके, पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस। हार्मोन वाले सेक्शन में इसका भी पूरा मैकेनिज्म सिखाऊंगा डिटेल में। पागल हो जाएगा तू, बावरा हो जाएगा, बायो से प्यार हो जाएगा तुझे बेटा। ओके, अभी फिलहाल इतना याद रखना, पैनक्रियाज के सेल के अंदर, समझो ये पैनक्रियाज का सेल है, उसके अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो प्रोटीन बनाता है, उसका राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है ना, वही प्रोटीन से इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है। और इसी इंसुलिन की वजह से तेरा मेरा शुगर कंट्रोल में है। और इसलिए हम लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं कुछ मीठा हो जाए। अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तेरे पैनक्रियाज के सेल का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर नाराज हो गया, काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। इंसुलिन नहीं बनेगा, तेरा शुगर लेवल हाई होएगा, तेरे को डायबिटीज हो जाएगा। फिर तू मीठा नहीं खा सकता, फिर हम नहीं बोल पाएगा एक दूसरे को कुछ मीठा हो जाए। कितना डिटेल मैकेनिज्म है देखो। बायो नहीं है, इट इज यो बायो, याद रखो। इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट से बहुत प्यार है बेटा। अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके। ऑलराइट, सो पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर जो आरईआर है वो प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन की मदद से इंसुलिन बनता है। ये पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, इट आल्सो प्रोड्यूसेस एंड मैन्युफैक्चर्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने 1 घंटे का एक सेपरेट लेक्चर लिया है बेटा। ओके, वहां मैंने सिखाया कि सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन यानी लिपिड्स और प्रोटीन का बनता है। उसमें जो प्रोटीन है वो कहां से आएगा? सेल को कभी भी प्रोटीन चाहिए रहता है ना, आरईआर देगा। क्यों? क्योंकि आरईआर के ऊपर कौन चिपका है? राइबोसोम्स, और राइबोसोम प्रोटीन बना के देता है बेटा। नेक्स्ट, एसईआर लिपिड्स बनाता है, फैट्स बनाता है। अब ये कहां पे काम आता है, इसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1, एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, ओवरी, इनके जो सेल्स हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये थोड़ा हाई लेवल पे जा रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल क्या होता है? हमारे किडनी के ऊपर ना एक ग्लैंड है, एक स्ट्रक्चर है जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। उसका जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट, द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स। सो उसके बाहर वाले कॉर्टेक्स में से अगर मैं एक सेल निकालूं, देन टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो टेस्टिस का एक सेल निकालो, ओवरी का एक सेल निकालो, या तो एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में से एक सेल निकालो। इन सब सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और फैट्स बनाता है, और उसी फैट से हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स बनते हैं। सर स्टीरॉयड हार्मोन्स का मतलब क्या? इजी लैंग्वेज, स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सेक्स हार्मोन्स। द मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हॉर्मोन्स के चैप्टर में हम लोग बैंड बजा देंगे ये टॉपिक की बेटा, ओके जब तुम एकदम डिटेल में पढ़ोगे. सो यू विल रियलाइज दैट अ मेल हैज गॉट मुस्टैच एंड बियर्ड एंड अ मेल लाइक कैरेक्टर, ओके इट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. And the female has got female like appearance and female like characteristics, it is because of estrogen and progesterone. अब ये हाईफाई नाम तुम लोग मत याद रखो बिकॉज अभी हम लोग हॉर्मोन्स की बात नहीं कर रहे. सिर्फ इतना याद रखो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का सेल, टेस्टिस और ओवरी का सेल, उसके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो फैट्स बनाता है उसी फैट से हमारे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स बनते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, इट डज द जॉब ऑफ detoxification in liver cells. यानी लीवर के सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो फैट्स बनाता है ना, वो फैट्स क्या करते हैं, जो भी बॉडी में टॉक्सिन है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन, पॉइजन, गंदे केमिकल्स को बाहर फेंक देना. तो जो भी टॉक्सिन है उसके बाजू में ये फैट्स उसको कवर कर लेते हैं, कोट कर लेते हैं. फिर लीवर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डालता है और थ्रू स्टूल्स, ओके थ्रू पॉटी, थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स हम लोग उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं. इस तरह से लीवर के सेल्स में जो SER है उसके फैट्स की मदद से हम लोग पॉइजन को बॉडी के बाहर निकाल देते हैं. जैसे कोई भी दवाई तुमने खाया, वो दवाई ने अपना काम कर लिया, पर काम करने के बाद वो दवाई के जो एंड प्रोडक्ट्स है वो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए, तो लीवर उसका एलिमिनेशन करवाता है. सो ये सारे टॉक्सिन, पॉइजन, हार्मफुल केमिकल्स का एलिमिनेशन होता है लीवर में. और लीवर में कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से. ऑलराइट बेटा, थर्ड एक और पॉइंट है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग कैल्शियम. और ये कहां होता है, ये होता है मसल सेल्स के अंदर. ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. लिया स्क्रीनशॉट, ओके फाइन. अब इसमें ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम ये और कवर कर सकते हो बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से साइटोप्लाज्म ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बेटा. जो साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, अब इसके अंदर की जगह को लूमेन बोलते हैं. सो उसमें जो साइटोप्लाज्म भरा है ना उसको लूमिनल साइटोप्लाज्म बोलेंगे. आई विल राइट इट ओवर हियर. लूमिनल साइटोप्लाज्म. और जो साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ है उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म. शायद ये पॉइंट अगर तुमको कोई एमसीक्यू में आ गया ना तो तुम ऐसे घबरना नहीं चाहिए, तुमको ये पॉइंट याद रहना चाहिए. ओके सो एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लो. अब इसका एक्चुअल मीनिंग कैसा जाएगा कि ये पूरा साइटोप्लाज्म है. सो जो साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, उसके ट्यूब के अंदर है, तो ये सब क्या हुआ, लूमिनल साइटोप्लाज्म हुआ. क्यों, क्योंकि उसके लूमेन के अंदर है. और जो साइटोप्लाज्म बाहर है ये, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म. ओके सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई होप ये लेक्चर समझा है. ओके इसके नोट्स बनाओ बराबर से. ओके लास्ट वाला पॉइंट भी लिख लेना, लूमिनल साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म. ओके और ये नोट्स बनाने के बाद तुम अपना टेक्स्ट बुक रीड करो, देखो मजा आ जाएगा बेटा. ओके टिल देन मन लगा के पढ़ते रहिए. मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडी. ओके थैंक यू बच्चों.